वर्डप्रेस पे किसी भी किस्म की किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने से पहले वर्डप्रेस के फीचर्स और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की जो ऑप्शंस हैं की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से पहले का जो स्टेप है, डोमेन और होस्टिंग के कोर्स में हमने डोमेन और चीक होस्टिंग लेने के बारे में लर्न किया। डोमेन हमने ले ली, उसके बाद होस्टिंग बाय कर ली अपने बजट और नीड्स के मुताबिक। उसके बाद हमने डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो स्टेप आता है वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का है। वन क्लिक इंस्टॉलेशन हर होस्टिंग प्रोवाइडर इसकी अवेलेबिलिटी देता है। होस्टिंग प्रोवाइडर जितने भी अवेलेबल हैं और जिन्हें रिव्यू किया था उन सब के सी पैनल में वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की ऑप्शन मौजूद होती है। हम होस्टिंगर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना जो है उसकी बात करेंगे। उसके अलावा सी पैनल और प्लस्क का भी ओवरव्यू लेंगे कि वन इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस की कैसे होती है। सबसे पहले हमने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे चले जाना है। होस्टिंगर का जो सी पैनल है वो इस तरह का नजर आएगा। उसमें वेबसाइट्स की ऑप्शन में जाने के बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। इधर वर्डप्रेस की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगी। उसके बाद होस्टिंगर ना एक वेबसाइट बिल्डर भी है, उसकी ऑप्शन भी है। तो इसमें हमने वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इधर इसको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए इधर कुछ ऑप्शंस इनके सी पैनल में मौजूद है। कि आपका ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है, बिजनेस साइट है, फोलियो है, एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग है या किसी और टाइप की वेबसाइट है। तो इसमें से हमने जिस टाइप की वेबसाइट है उसको चूज कर लेना है, या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इधर एग्जांपल के तौर पे ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेने के बाद इधर हमने वर्डप्रेस का जो WP एडमिन है उसमें लॉगिन करने की जो डिटेल्स हमने सेलेक्ट करनी है। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड उसको सेलेक्ट कर चूज कर लेना है। ईमेल लगाने के बाद पासवर्ड जो है वो मैनुअली भी कोई राइट कर सकते हैं, या फिर यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट पासवर्ड की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं और जो है वो कंटिन्यू कर देते। कंटिन्यू करने के बाद वेबसाइट के लिए कुछ असेंशियल प्लगइन्स की सजेशंस मिलेंगी जो कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दी जाएंगी। अगर कोई प्लगइन जो है वो आपकी नीड के मुताबिक है तो आप उसको चेक रहने दें, या फिर आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्लगइन्स को हमने बाद में मैनेज करना है तो हम जो है वो इसको इन सब ऑप्शंस को प्लगइन्स को अनचेक करके कंटिन्यू करेंगे। कि प्लगइन्स का सेगमेंट जो है वो नेक्स्ट हम लेक्चर में कंप्लीटली इसको जो है वो ओवरव्यू करेंगे, उसका ट्यूटोरियल करेंगे कौन कौन से प्लगइन्स किस पर्पस के लिए हैं और किस फंक्शनैलिटी के लिए हैं। तो इसको हम अनचेक करके कोई भी प्लगइन जो है उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है वो हम डिजायर्ड वेबसाइट डिजाइन की हमें सजेशन मिलेगी कि टेम्पलेट कलर वेरिएशन क्या होना चाहिए और लेआउट वो किस तरह की होनी चाहिए। इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्रोज मोर टेम्पलेट्स में जो फेमस वर्डप्रेस की टेम्पलेट्स जो थीम्स हैं उनको भी ओवरव्यू करके डिसाइड कर सकते हैं कौन सी प्लगइन चाहिए या फिर कौन सी थीम चाहिए, या फिर इसको बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको हम डिफॉल्ट ऑप्शन पे रहने देंगे। और ये एक थीम है, इसकी सजेशन हमें जो है वो ऑटोमेटिकली मिल रही है। उसके अलावा एस्ट्रा 2020 थीम जो है जनरेट प्रेस ओशन WP ये सब है थीम्स के सेगमेंट में हम इन थीम्स को भी ओवरव्यू करेंगे। फिलहाल जो है हम इसको स्किप करते हैं, इस करके जो है वो आई डोंट नीड ए टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने जो है वो अपनी वेबसाइट या डोमेन नेम जो है ब्रांड नेम है उसको इधर पुट करना है और साथ में डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। और इसको इस ऑप्शन में भी हम इसको स्किप कर सकते हैं। कोई कंटेंट जो है वो हम बाद में इसमें राइट करेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ, आई विल राइट कंटेंट लेटर। अब इधर हमने डोमेन सिलेक्ट कर लेनी है, वो डोमेन जो हमने एक्सटर्नली नेमचीप से बाय की थी और इसको होस्टिंगर में ऐड किया था और कनेक्ट किया था। डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर आपका सेम भी हो सकता है। अगर सेम होगा तब भी आपको इधर उस डोमेन की ऑप्शन जो है वो ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी। और अगर आपका डोमेन प्रोवाइडर और होस्टिंग प्रोवाइडर दोनों डिफरेंट है तो हम डोमेन को एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका ओवरव्यू हमने डोमेन्स के सेगमेंट में लिया था और डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने का तरीका भी सीखा था। तो इधर यूज एंड एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करूंगा। एग्जांपल के तौर पे डोमेन प्लम्बर ट्रिक्स एक डोमेन है जो कि नेमचीप में मैंने बाय की थी। इसको होस्टिंगर में अपनी होस्टिंग पैकेज के साथ जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद जो है वो नेम सर्वर्स हमने चेंज करने हैं। डोमेन प्रोवाइडर की
डिटेल्स इधर मेंशन की गई है कि नेम चीप के ऊपर वो डोमेन रजिस्टर है और साथ में एक्सपायरेशन डेट इसकी दी गई है। तो एग्जिस्टिंग जो नेम सर्वर्स हैं वो शो हो रहे हैं, ये होस्टिंगर के नेम सर्वर्स ही हैं। अगर नेम सर्वर चेंज नहीं किए गए तो नेम चीप में जाके तो नेम सर्वर्स को जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और कंटिन्यू कर। जैसा कि हर सी पैनल जो है वो वन क्लिक इंस्टॉलेशन देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस में है। डिफरेंट फाइल्स और जो जो जरूरी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रही हैं। SSL सर्टिफिकेट जो है वो भी ये होस्ट प्रोवाइडर फ्री में प्रोवाइड करता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और प्रिपेयरिंग डैशबोर्ड और 99% ये 100% पे कंप्लीट होने के बाद जो है वो इधर हमें 3 किस्म की ऑप्शंस मिलेंगी। अगर डोमेन को कनेक्ट नहीं किया तो इधर जो है वो क्लिक करके तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी दी हुई है इन्होंने। लॉग इन टू नेम चीप अकाउंट, फाइंड ओल्ड नेम सर्वर्स, और इनको चेंज जो है वो होस्टिंगर नेम सर्वर्स पे चेंज करना है। तो मैंने इसको नेम चीप में ऑलरेडी चेंज कर दिया हुआ है। वो सेम जो है होस्टिंगर के नेम सर्वर्स वो ही इधर शो हो रहे हैं। इट मींस के नेम सर्वर्स जो है वो ऑलरेडी होस्टिंगर के मुताबिक चेंज्ड है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और फिनिश कर दूंगा। जो नेम चीप प्रोपेगेशन है वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के टाइम में ऑटोमेटिकली हो जाती है। 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है। अब इधर 2 मजीद ऑप्शंस हैं। होस्टिंगर के कंट्रोल पैनल में कुछ मैनेज करना है या फिर एडमिन पैनल जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसकी भी ऑप्शन है। तो इधर हम डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन जो है लॉगिन डिटेल्स हमने दी थी। हम वेबसाइट जो भी है .com/wp-admin लिख के अपना जो ईमेल और हमने पासवर्ड का सेलेक्ट किया था उसके थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। और इधर ऑटोमेटिक लॉगिन जो है वो भी यहाँ क्लिक करने से हो सकता है। इसी तरह अगर सी पैनल की बात करें तो सी पैनल के इंटरफेस में आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस में WP टूल किट की ऑप्शन मिलेगी। इस ऑप्शन से आप वन क्लिक जो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में वर्डप्रेस मैनेजर है और WP टूल किट है। इसमें आप जो है वो डोमेन ऐड करने के बाद वन क्लिक इंस्टॉलेशन सेम एज इट इज। जिस तरह होस्टिंगर के सी पैनल में ने सिंपली वन में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, इसी तरीके से सी पैनल जो नॉर्मली ज्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको सी पैनल देते हैं उसके अंदर भी आप वन क्लिक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इंटरफेस का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है लेकिन ऑप्शंस वही होंगी। इस पे वर्डप्रेस मैनेजर पे या टूल पे या इस टाइप की आप कोई ऑप्शन ढूंढनी है। ऑप्शन आपको मिलने के बाद उस पर आप करेंगे और उसी तरह ही एडमिनिस्ट्रेटर इंफॉर्मेशन आप पुट करके तो वन क्लिक पे इंस्टॉलेशन जो है प्रेस की कर लें। प्लस की बात की जाए तो प्लस में भी वही ऑप्शंस होंगी, उसी तरह ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। प्लस डेडिकेटेड सर्वर्स और PSU होते हैं या वर्चुअल सर्वर होते हैं, उनमें सर्वर को मैनेज करने के लिए यूज होता है कि एज ए सी पैनल यूज किया जाता है। तो इसमें भी आपको ये वर्डप्रेस की ऑप्शन मिलेगी। या डायरेक्ट जो है डोमेन्स के अंदर भी आप जब डोमेन ऐड करेंगे एक्सटर्नली, जो आपकी जो भी रजिस्ट्रार में डोमेन रजिस्टर है वो डोमेन जब आप इधर ऐड करेंगे तो आपको ऐड करते ही ऑप्शन मिल जाएगी। इधर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ब्लैंक वेबसाइट आपने इंस्टॉल करनी है। अगर आप ब्लैंक इंस्टॉल की है, ब्लैंक डोमेन आपने ऐड की है, तो उसके बाद आप वर्डप्रेस में जाके तो इंस्टॉल कर लेंगे वन क्लिक पे। नहीं तो आप इसको सिंगल क्लिक पे डोमेन को ऐड करने के दौरान ही आप इस पे वर्डप्रेस पे क्लिक करके डोमेन आप ऐड करेंगे। यूजर नेम वगैरह जो है ये सिलेक्ट करने के बाद ऐड डोमेन करेंगे तो आपका वर्डप्रेस वन क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगा। तो तकरीबन सेम ऑप्शंस हैं फ्लैस्क की भी और हर तरह के सी पैनल की भी। इंटरफेस और डिजाइन जो है उसमें डिफरेंस होगा लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो तकरीबन सेम होगी। जिस तरीके से हमने होस्टिंगर में ओवरव्यू किया कि कैसे वन क्लिक इंस्टॉलेशन की जाती है, तकरीबन सेम उसी तरह ही इंस्टॉल आप वन क्लिक पे वर्डप्रेस कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू कर लेते हैं। डैशबोर्ड जो है वो एक सेंट्रल हब होता है साइट को कंट्रोल करने के लिए। साइट की सेटिंग्स, कंटेंट, अपीयरेंसेस, कोई थीम ऐड करनी है, कोई प्लगइन को फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी है, कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है, कोई आपने जो भी मैनेज करना है वेबसाइट से रिलेटेड आपने डैशबोर्ड से ही मैनेज करना है। बहुत यूजर फ्रेंडली इसका इंटरफेस होता है, इजी नेविगेशन है। डैशबोर्ड में हम आ जाते हैं। हमने वन क्लिक इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको जो है वो WP एडमिन से लॉगिन कर दिया। जो आपने क्रेडेंशियल्स डाले थे, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और पासवर्ड चूज किया था इसको इंस्टॉल करते हुए, वही जो है इंफॉर्मेशन आप पुट करें। इसको WP एडमिन
से लॉगिन कर लेंगे, या फिर ऑटोमेटिक लॉगिन जो है वो भी हो जाएगा। इधर क्लिक करके ऑटोमेटिक लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड इस तरीके से जो है वो आपको शो हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर अपडेट्स हैं, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, कमेंट, अपीयरेंसेस में थीम्स वगैरह, प्लगइन्स, यूजर मैनेज किस तरह करना है, टूल्स और इसकी सेटिंग्स, डिफरेंट किस्म की चीजें आपको, ये बेसिक चीजें इंस्टॉलेशन के बाद जो आपको नजर आएगी वो डैशबोर्ड इस तरीके का होगा। इसके बाद जब आप थीम्स अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड करेंगे, प्लगइन्स जो है वो ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट की नीड्स के मुताबिक, तो फिर इसमें ऑप्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और भी ज्यादा ऑप्शंस आपको डिफरेंट टाइप्स की प्लगइन से रिलेटेड जो भी आप ऐड करेंगे या थीम से रिलेटेड आपको इसी डैशबोर्ड के अंदर मिलेगी। तो डैशबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो है वो पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है पोस्ट क्या होती है और पेजेस क्या होते हैं। पोस्ट जो होती है वो टाइम सेंसिटिव कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स, न्यूज आर्टिकल्स, आर्टिकल टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट के अंदर डालेंगे वो पोस्ट में जाएंगी, पोस्ट में ही आप पब्लिश करेंगे। और जो पेजेस होते हैं वो स्टैटिक कंटेंट होता है, जैसे डिफरेंट टाइप के पेजेस आप वेबसाइट्स में देखते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, पॉलिसीज के टर्म्स एंड कंडीशन के पेज होते हैं, और भी कोई भी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट किस टाइप की है। ऑनलाइन स्टोर्स में आप देखते हैं डिफरेंट टाइप के पेजेस, रिफंड पॉलिसी का एक पेज होता है। इस टाइप के जितने भी स्टैटिक कंटेंट के पेज हैं वो आप पेजेस में ऐड करते हैं, और पोस्ट में आप आर्टिकल्स टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो डालते हैं। तो इसमें जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है, स्टार्टर लेवल पे जो लोग होते हैं उनको अंडरस्टैंड वो नहीं कर पाते कि पेजेस में वो जो है वो पोस्ट डाल देते हैं, और या फिर पोस्ट के अंदर ही पेजेस जो है उनको ऐड कर देते हैं। पोस्ट जो है वो डिफरेंट है, पेजेस डिफरेंट है। तो आर्टिकल जब आपने डालना है तो आर्टिकल पब्लिश करना है तो वो पोस्ट में जाएगा। अगर आप कोई भी पेज बनाना है किसी भी किस्म का मेन्यू या नेविगेशन में ऐड करने के लिए, तो फिर आप पेजेस का यूज करते हैं। इसके बाद जो है वो मीडिया लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मीडिया लाइब्रेरी जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक स्टोरेज होती है अपलोड और मैनेज करने के लिए, इमेजेस को, वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। ये आपको मीडिया की ऑप्शन मिलेगी इधर मीडिया में, लाइब्रेरी में, या ऐड न्यू की ऑप्शन है। लाइब्रेरी में आप जाएंगे, ऑलरेडी जो इमेजेस आपने पोस्ट में कंटेंट के साथ लगाई हैं या पेजेस में ऐड हैं वो इधर अपलोड होके आपको एक गैलरी टाइप नजर आती है। या आपने न्यू मीडिया, कोई न्यू किसी भी किस्म की जो है वो वीडियो है या फिर पोस्ट है या डॉक्यूमेंट है वो ऐड करना है, तो सिलेक्ट फाइल्स करके तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद इसको आप इजीली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, पोस्ट में या पेजेस में आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इजीली। या फिर जब आप पोस्ट में जाते हैं तो पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड, जब पोस्ट कोई करते हैं तो वहां भी डायरेक्टली आप मीडिया ऐड कर सकते हैं। मीडिया मीन्स के इमेजेस या वीडियोस आप जो ऐड करते हैं वो आप इमेज में जब आप जाके को पोस्ट में इमेज लगाते हैं या पेज में इमेज लगाते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली इसमें मीडिया की ऑप्शन में लाइब्रेरी में ही स्टोर होती है, मीडिया में ही आपको वो शो होती है। उसके बाद जो है वो कैटेगरीज और टैग्स हैं, इनमें भी डिफरेंस जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें भी काफी लोग जो है वो कैटेगरीज जो ऐड करते हैं उसी टाइप के टैग्स भी ऐड कर देते हैं। टैग्स जो है वो कैटेगरीज से बिल्कुल डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं। कैटेगरीज जो है वो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर ब्रॉड टॉपिक्स में है तो जिस तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है कंटेंट को टॉपिक्स में, वो हम कैटेगरीज में ऐड करते हैं। और स्पेसिफिक कीवर्ड जो होते हैं आपकी पोस्ट से या पेज से रिलेटेड कंटेंट की सॉर्टिंग के लिए, तो वो टैग्स होते हैं। टैग्स ये पोस्ट के अंदर जो है ये कैटेगरीज और टैग्स दोनों की ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाती है। इसमें जब आप कोई भी पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो इसमें कैटेगरीज की ऑप्शन और टैग्स की ऑप्शन दोनों इधर आ रही होती हैं। तो कैटेगरी में जस्ट जो है वो आपने टॉपिक्स, किस किस टॉपिक पे आपका ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट है, वो आपने कैटेगराइज करना है तो आप कैटेगरीज में ऐड करेंगे टॉपिक्स को। और जो भी कंटेंट आपकी जो भी आर्टिकल होगा जो आप ऐड करेंगे वो चाहे किसी भी टॉपिक का हो, उससे रिलेटेड जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आप टैग्स में डालते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी हम कंटेंट राइटिंग के पोर्शन में हम इसको मजीद डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और इसको ऐड प्रैक्टिकली जो है ऐड करेंगे कंटेंट के अंदर जब, तो उसमें आप बेटर इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसका शॉर्ट ओवरव्यू जो है वो यही है कि कैटेगरीज टॉपिक्स
टॉपिक्स हैं आपके ब्लॉग के या वेबसाइट के कंटेंट के, और टैग्स जो हैं वो जो भी इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड्स आप यूज करेंगे टाइटल में या फिर आर्टिकल के बॉडी में, आर्टिकल में जो भी वर्ड्स होंगे उनमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो आप टैग्स में आप ऐड कर सकते हैं। यही जो कैटेगरीज हैं इन्हीं का जो है वो ज्यादातर ब्लॉग्स में मेन्यू बनता है। जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड वेबसाइट में मेन्यू नेविगेशन जो मेन्यू होता है या आप डिफरेंट वेबसाइट्स में मेन्यू देखते हैं वो कैटेगरीज ही होती हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं एक वेबसाइट को catslove.com। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं ये कैट एसेंशियल, आप कैट से रिलेटेड वेबसाइट है तो कैट से रेलेवेंट जितना भी इसमें कंटेंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल आर्टिकल्स हैं वो टॉपिक्स में डिवाइड किए गए हैं, और वो जो टॉपिक्स हैं वो कैटेगरीज में ऐड किए गए हैं। तो वो कैट एसेंशियल्स, कैट नेम्स, कैट फन, कैट के टिप्स और फैक्ट, ये सब जो है ये कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज ही बाद में मेन्यू में ऐड कर दी गई है। अब कोई भी आप अगर किसी भी आर्टिकल को आप चेक करें तो आर्टिकल जो है अब कैट्स एसेंशियल्स इसकी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ये जो आर्टिकल है ये ऐड किया गया है, और जो टैग्स हैं इसके वो जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स होंगे खासतौर पे टाइटल में, कैट रग्स आप टैग्स में ऐड कर सकते हैं, कंफर्ट कोजी कंफर्ट आप टैग्स में ऐड कर सकते हैं, कारपेट्स आप टैग्स में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कमेंट मैनेजमेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट वर्डप्रेस साइट में एक फीचर है। कमेंट्स जो है वो आपने मैनेज करने हैं, वो भी उसकी नेविगेशन इधर है। जिस भी पेज पे पोस्ट पे आपको कमेंट आएगा वो इस पोर्शन के अंदर जाएगा, इसके अंदर आपने इसको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, डिलीट करना है, सब इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें होती है। एग्जांपल के तौर पे ये एक डेमो पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर जो कमेंट एक डेमो कमेंट है वो इधर नीचे आपको नजर आ रहा है। ये कमेंट के अंदर आपको जितने भी ऑडियंस आपकी कमेंट करेगी वो कमेंट सेक्शन में आएगा। तो कमेंट मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप ब्लॉग चला रहे होते हैं या वेबसाइट चला रहे होते हैं। तो स्पैम कमेंट्स भी आते हैं और वैल्यूएबल कमेंट्स भी आते हैं, इनको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, वो सारा कुछ जो है कंट्रोल आप इधर से मैनेज करते हैं। जो भी फीडबैक एज ए कमेंट आपको रिसीव हो गया वो आपने कमेंट सेक्शन से आप मैनेज करते हैं। इसके बाद जो है वो यूजर रोल्स एंड परमिशंस की बात करते हैं। जस्ट आप ही काम कर रहे हैं ब्लॉग पे या फिर आपकी टीम है राइटर्स, तो आप उनको वो यूजर्स में ऐड करेंगे। अगर आप डिजाइन से रिलेटेड किसी को हायर करते हैं तो आप उसको तब भी यूजर्स में आप ऐड करेंगे, वो आप एडिटर ऑथर ऐड करेंगे या एडिटर ऐड करेंगे, एडमिन है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है। ये एडमिन, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर रोल्स डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं जो आप इधर यूजर्स में ऐड करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग रजिस्ट्रेशन का फीचर भी प्रोवाइड करती है, यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन भी आपको यूजर्स के जो है वो नेविगेशन में मिलती है। इधर से आप उनकी डिटेल्स जो है उनको एडिट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके रोल्स को चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो होता है वो ओवरऑल साइट पे कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर एक्सेस देता है यूजर को। अगर आप किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो वो वेबसाइट को हर तरीके से आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिजाइन के वाले से कंटेंट के वाले फुल एक्सेस उसको मिल गया। अगर आप जो है वो एडिटर ऐड करते हैं तो वो जस्ट एज ए एडिटर रोल उसको मिलेगा। एडिटर में वो पोस्ट पेजेस को, मीडिया को, कमेंट्स को चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इसमें वो जो इसकी मेन सेटिंग्स हैं उस तक उसको एक्सेस नहीं हो। थर्ड लेवल की जो एक्सेस है वो ऑथर की है। अगर आपका कोई राइटर है जो कंटेंट राइट के पब्लिश करता है वेबसाइट में तो आप उसको एज ए ऑथर ऐड करते हैं। कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद सब्सक्राइबर है जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो रजिस्टर कर रहे हैं। जस्ट आपकी वेबसाइट में कोई ऐसी सर्विस या फीचर है जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, रजिस्टर करता है यूजर तो वो सब्सक्राइबर रोल में जाता है। इसी तरह के डिफरेंट मतलब जो है वो यूजर रोल्स इस सेगमेंट से यूजर्स को देते हैं। तो ये जो है ये बेसिक चीजें हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एडवांस लेवल पर बहुत सारी और चीजें हैं
जो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट में आपको जो वर्डप्रेस बेसिक्स हैं डैशबोर्ड के हवाले से और इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होती हैं इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है।